एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में दो विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना है संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। और यही नहीं, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें यहां पे कर रहे थे उनको यही कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहां पर एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। माननीय सभापति जी, आज हम केवल संविधान संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसे समानांतर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो दशकों से अनियंत्रित रूप से अस्तित्व में है। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। 70 सालों से इन्होंने यही किया है। 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एक स्पष्ट संदेश तो यहां पर देना ही चाहते हैं कि मोदी जी के राज में भारत में एक कानून, एक संविधान और एक भारत रहेगा। और एक स्पष्ट संदेश भी है, एक है तो सेफ है। और यही नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता लाएंगे। पारदर्शिता लाएंगे तो जवाबदेही भी तय करेंगे। लेकिन ये लोग जिनके लिए वोट बैंक का एटीएम है, जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हुए हैं, जिनके राज्यों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जिनका उल्लेख मैं आगे करने वाला हूं, उस पर भी मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा एक के बाद दूसरी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 70 साल से ये प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे 1964 की बात हो, 69 की बात हो, उसके बाद एक के बाद दूसरे संशोधन आए, 95 से लेकर 2013 तक इन्होंने इस कानून को इतना ऐसा बना दिया कि इसको चुनौती देने तक का भी हक कहीं नजर नहीं आता था। ना कोई ऑडिट, ना कोई निरीक्षण, बस भूमि अधिग्रहण की बात, शहर दर शहर, गली दर गली, इस पर एक तरह से कब्जे के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, ये एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था, एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था। लेकिन हमने अब इस कानून में बदलाव किया है ताकि मुस्लिम समुदाय के सभी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इसमें भला हो सके। मुझसे पहले एक मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो अपना भाषण कर रहे थे। मैं उनको ही कहना चाहता हूं, अशरफ, अजलफ और अर्जल, क्या इनमें भी कोई अंतर है? और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा भी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे, एक नहीं अनेक। लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। अगर आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो देश के विभाजन करने में अपना काम किया, उसके बाद धारा 370-35 से देकर ऐसे जख्म दिए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने धारा 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म करने का काम किया है।
यह हमारी प्रतिबद्धता थी मुस्लिम समुदाय की बहनों की ओर। जो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपने तो वायदा किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हैं उनको वहीं पर पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन उनको भारत में भी आकर अगर उनको नागरिकता देने की बात थी तो आपकी सरकार में 60 सालों में नहीं हुआ। सीएए कानून किसने बनाया तो वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर वो काम किया है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अगर इसमें एक के बाद दूसरा देखा जाए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा। लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, उसके आंकड़े होने चाहिए और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो, किसी डर और भय के अंतर्गत ना हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वक्फ में ये कानूनी रोक क्यों लगा कर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि यह आस्था का विषय नहीं है। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पीएम, the shops of appeasement will remain shut. This bill is not about Hindu versus Muslim. This is law versus lawlessness, constitution versus corruption, भारत versus internal partition. और ये पार्टीशन एक बार हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है। ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इनका सबका देखरेख करता है और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते, डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स और इस्लामिक अफेयर्स है जो इसकी मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को सारे को देखती है और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है और ये भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है जो इंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तुनिसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तर्ज पे काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सर, एक कहावत है जो यहां पर बाहर कहा जाता है कि पता है यहां से बहुत दूर, पता है यहां से बहुत दूर और गलत और सही के पार एक मैदान है। पता है यहां से बहुत दूर, गलत और सही के उस पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे
और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा, यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत कर दी है सर। अगर आप देखेंगे वक्फ की सच्चाई क्या है, भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहाँ के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? इसका नाम वक्फ है, जो कांग्रेस के समय बना है सर। इसने गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, घर हो, गांव हो, सब पे कब्जा करने का काम किया है। एक तुगलकी भी फरमान है सेक्शन 40, इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, सर मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ, मैं बोल दिया सर। ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से एक परिवार के बाहर सर, इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज प्लीज सर वी आर कौन सा रूल में बोल रहा है? to sir 352. While a member is speaking to the name of the नाम डिलीट कर दिया, बताइए sir हमने कैसे नहीं नो एक मिनट आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक नाम बुलाइए ना। एक मिनट वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए प्लीज बी सिट देयर, ऑल मेंबर्स प्लीज सिट देयर। sir while he is speaking he is totally misled the house, not only misleading the house, he took the name of honorable leader of opposition of Rajya Sabha here in a very bad way. We are really proud sir, we are really proud of that. We are having a Congress president who came from the grassroots level of this country. Okay. With so much people. He didn't like Mallikarjuna Kharge ji because he is leading by his casteism. Okay, thank you please continue सर माननीय Okay, सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं सर। यही नहीं, ये तुगलकी फरमान जो थे, मैं कर देता हूं सर। अगर किसी की संपत्ति
जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया हो, सर इसको साबित करने से उनको वक्फ साबित नहीं करना सर। ये जिसकी प्रॉपर्टी है बेचारा, उसको धक्के खाने पड़ते एक से जगह दूसरी जगह के लिए। सर ये आम व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए आम इंसान की प्रॉपर्टी को कैसे किया जाएगा। सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। सर वक्फ का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि 9 लाख एकड़ जमीन जो लाखों करोड़ की है। सच्चर कमेटी कब बनी? आपकी सरकार के समय बनी। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि साल का 12,000 करोड़ रुपए की आमदन हो सकती है। पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदन हो गई होती। आमदन होती तो मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का और मुस्लिम समुदाय का भला हुआ होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भला कभी चाह ही नहीं मुस्लिम समुदाय का, केवल वोट की राजनीति करके रखा। सर ये कितनी है? मॉरिशस जैसे 2 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सिंगापुर जैसे 5 मिनट और मैं खत्म कर रहा हूं। सर मालदीव जैसे 12 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सर लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? ऑन रिकॉर्ड के पे कहा है। गरीब मुसलमान भी सर इस कानून का शिकार रहे। सर राजस्थान में रामगंज में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमानों की जमीनें खाली करा दी, मुस्लिम महिला मर गई। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में, सर ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं, काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से, सर ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है, गोरिया विरोधी भी है। सर यही नहीं, प्लीज बैठिए, सर यही नहीं, आपका बारी आएगा, आप ये गरीबों के उत्थान के लिए तब भी कुछ नहीं कर पाए सर। आप बैठिए सर ठीक रिकॉर्ड रखने का इन्होंने कुछ नहीं किया सर। हम क्या कहते हैं, शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हो, उनको इसका सदस्य बनाइए। आप क्यों उसको इसका सदस्य नहीं बनाना चाहते? आप मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हो, उनके भी पिछड़े मुसलमानों को नहीं रखना चाहते। सर यही नहीं, सर वक्फ इज अ स्टेट विद इन स्टेट। ये मुसलमानों का हक मारने का काम किया गया सर। यही नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, 0 अकाउंटेबिलिटी है वक्फ बोर्ड की, 0 अकाउंटेबिलिटी। कैसा क्यों है सर? सर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कह सकता हूं, वेणु जी के नहीं कह सकता, कह देता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। आप सोच लेना किसने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेस। एक सदा हिंदू विरोधी रहे हैं, ये केवल मुसलमानों के पक्ष में किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन, ये सब किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। धन्यवाद। यही नहीं सर 3 मिनट में और सर खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कीजिए। सर 1 मिनट में हो नहीं पाएगा सर। सर ये देखिए सर, मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, कहां से कहां तक इन्होंने राज्य दर राज्य कैसे हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा किया है। सर ये देखिए सर, आंकड़े आपको दिखाते हैं, एक राज्य नहीं सर, केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो, और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है, और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर, केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है सर। बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड, किसानों, मजदूरों, हिंदुओं की जमीनों को इविक्शन नोटिस दे रहा है सर। एर्नाकुलम में सर 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है। 604 पिछड़े ईसाई और हिंदू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में सर राज परिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामदल ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15,000 एकड़ की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तिरुचिरापल्ली में सर इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन सर इस पे कब्जा करने की बात कही। सर सूरत के नगर निगम में सर मुगलों की संपत्ति बताने का काम किया सर। नगर निगम को भी सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या
क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? बता दिया। और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर, एएसआई सुरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। मणिकाम ठाकुर सर यही नहीं सर, हम्पी सर्कल में 6 एएसआई संरक्षित उसमें सर हासिल कर लिया। सर यही नहीं सर, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने ऐसा किया है। सर ये किसान कल्याण की तो राहुल जी बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार में 15,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम आपकी सरकार में आपके वक्त में किया है। सर ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है। और मैं इन सबसे कहना चाहता हूं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा, सर न्याय नहीं मिलता। सर एक मिनट कंक्लूड। सर आप देखिए, वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं। सर यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपए का, तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इन सब की सरकारों में कहे गए, मैं सारे सबूत लाया हूं, सारी रिपोर्ट्स लाया हूं। आपका अनुरोध करता हूं सर कि सारे के सारे ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। ये बस ये आखिरी लाइन है सर, ये नेशनल हेराल्ड में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र में छपा नेशनल हेराल्ड में, और नेशनल हेराल्ड के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर है जो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उसी नेशनल हेराल्ड में लिखा गया है, ये कांग्रेस पंचतंत्र का वो बंदर है जहां रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियां खा जाते हैं। सर ये मंदिरों की जमीन संपत्ति के नाम, ये विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है सर? ये वक्फ के लिए क्यों है सर? इनका विचार साफ नजर आता है सर। ये मंदिरों का सोना पिघलाकर ये तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं। सर हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह करना चाहती है। हमारे पास काफी वक्ताओं का लिस्ट है, सबको बोलने का मौका देना है। लास्ट 30 सेकंड में लास्ट 30 सेकंड सर। सर आपने कहा था कि कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए। और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनका रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर। सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं। और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा, नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।